सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और ये बड़ी खबर है कि शरीयत अदालत पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत अदालत का आदेश मानना जरूरी नहीं है, ऐसा कहा है। शरीयत अदालतों को कानूनी मान्यता नहीं, लेकिन शरीयत अदालतें रद्द नहीं होंगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बल्कि पिटिशनर ने कहा था कि वी आर एफ्रिड, जिन जजेस सेड कि वी आर नॉट एफ्रिड, व्हेन समबडी विक्टिम कम्स वी विल डील विद दैट। ऐसा ऑब्जर्वेशन जब जजमेंट रिजर्व किया था तब दिया था कोर्ट ने। मेरा नाम शकील अहमद सैयद है, मैं दारुल उलूम देवबंद की तरफ से अपीयर हुआ था। इस्लामिक कानून के तहत कुरान और हदीस की रोशनी में मुसलमानों के पारिवारिक झगड़ों को निपटाने वाली शरई अदालतें वैधानिक है या नहीं, और एसी पर 9 साल पहले एक याचिका डाली गई थी और एसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। जो फतवा दिया गया था वो एक जर्नलिस्ट के कहने से दिया गया था, इसलिए जब भी कभी भी कोई फतवा दिया जाए तो जो पार्टी कंसर्न है उसी के कहने पर ही फतवा दिया जाए, और फतवा देने से रोका नहीं, ना तो दारुल कज़ा को ना दारुल इफ्ता को इलीगल नहीं डिक्लेयर किया, इसीलिए उनकी रिट पिटीशन डिस्पोज की है, अलाउ नहीं करी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, जो ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट का है? हम इस फैसले को इस तरह देखते हैं कि इन्होंने रिट पिटीशन अलाउ ना करके बहुत अच्छा किया है, और जो उसमें प्रेयर थी वो बिल्कुल गलत थी कि हम लोग पैरेलल जुडिशरी रन कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि लीगल सेंसिटिव भी नहीं है और लीगल बाइंडिंग भी नहीं है इसके ऊपर। हम उसमें दारुल उलूम देवबंद की तरफ से अपीयर हो रहे थे, और हमने ये कहा था कि हम लोग कोई पैरेलल जुडिशरी नहीं रन कर रहे हैं, बल्कि हम लोग कोर्ट्स के बर्डन को कम कर रहे हैं। हम लोग जैसे पंचायत होती है, आर्बिट्रेशन होता है, उसी तरह के अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम करके हम कोर्ट्स के बर्डन को कम कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पे कुछ अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जो डिटेल जजमेंट पढ़ने पे पता लगेगा। अभी सिर्फ 2-4 शब्द उन्होंने पढ़ के सुनाए थे, 2-4 लाइनें, वो हम उसी बेसिस पे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फैसला इन्होंने रिजर्व किया था फरवरी में, तो उस वक्त भी पिटिशनर को काफी कुछ कहा था कि ये सारे फतवे जो है वो ऐसे गलत नहीं होते, और सारे जो इस टाइप का कुछ ऑब्जर्वेशन था वो क्या कहा था? कोर्ट ने उस वक्त ये कहा था कि हम ये नहीं मानते कि कोई ये फतवा जो है, सारे फतवे गलत हैं। कोर्ट ने अभी तक दारुल उलूम ने या लो अथॉरिटी ने हजारों फैसले दिए होंगे, फतवे दिए होंगे, और आप एक इमराना को लेके, बल्कि पिटिशनर ने कहा था कि वी आर एफ्रिड, जिन जजेस सेड कि वी आर नॉट एफ्रिड, व्हेन समबडी विक्टिम कम्स वी विल डील विद दैट। ऐसा ऑब्जर्वेशन जब जजमेंट रिजर्व किया था तब दिया था कोर्ट ने। दारुल उलूम देवबंद के वकील को सुन रहे थे आप। शरीयत अदालत का आदेश मानना जरूरी नहीं, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। शरीयत अदालतों पर पाबंदी नहीं लगेगी, साथ ही ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि जो दारुल उलूम देवबंद के जो वकील हैं उनका ये कहना था कि ये पिटीशन डिस्पोज हो गई है। वकील विश्वलोचन मदान ने 9 साल पहले ये पिटीशन डाली थी। मदान ने दलील दी थी कि शरई अदालतें देश में समानांतर कानून व्यवस्था चला रही हैं, जो कि गैर कानूनी है। मुस्लिमों के मौलिक अधिकार इस तरह काजी और मुफ्ती के फतवे से नियंत्रित नहीं किए जा सकते। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस संबंध में हालांकि पीठ ने, जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस देश के लोग काफी बुद्धिमान हैं, अगर 2 मुसलमान मध्यस्थता के जरिए राजी हों तो उन्हें रोक कौन सकता है। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार की दलील थी कि शरई अदालतों की कानूनी मान्यता नहीं है, इनके आदेश और फतवे लोगों पर बाध्यकारी नहीं है, ये तभी केंद्र सरकार ने कह दिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दारुल उलूम देवबंद ने याचिका का विरोध किया था और यह दलील दी थी कि शरई अदालतें जो हैं वो समानांतर कानून व्यवस्था यानी पैरेलल जुडिशरी नहीं चला रही, बल्कि ये आपसी झगड़ों को अदालत के बाहर निपटाकर अदालतों में मुकदमों का बोझ ही कम करती हैं। और साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ये कहा गया था कि फतवे जो होते हैं वो बाध्यकारी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सजेशन जैसे हैं, सलाह मात्र ही हैं। न्यूज़रूम से एडिटर न्यूज आंचल आनंद मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, वकील विश्वलोचन मदान ने 9 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका दायर की थी और मदान ने ऐसी अदालतें खत्म करने और फतवे पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर जो कुछ भी कहा है उसे किस तरह से आप एनालाइज करती हैं? राशिद, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी होगी, जब विश्वलोचन मदान ने 2007 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से डाला था, तो उनका ये कहना था कि ये पैरेलल कोर्ट्स की तरह शरई अदालतें चलती हैं, ये असंवैधानिक है। और दूसरा उन्होंने कहा था ये जो तमाम तरह के फतवे होते हैं ये इलीगल यानी कि गैर कानूनी है।
आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये काफी मेरे को लगता है कि इसके अंदर काफी पेचीदगियां और बारीकियां हैं जो दिन में हमें साफ हो पाएगी, क्लियर हो पाएगी, क्योंकि जब जज आते हैं प्रोनाउंस करने के लिए ऑर्डर तो सिर्फ वो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ते हैं। लेकिन जो अभी तक सामने खुलकर आ गया है, कोर्ट ने एक बात ये कही है कि देखिए ये जो शरई अदालतें चलती हैं इनकी लीगल सैंक्टिटी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि ये असंवैधानिक है। इन दोनों चीजों में ही जमीन आसमान का फर्क है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो लीगल सैंक्टिटी शायद पहले भी इनको नहीं थी, क्योंकि कानून कहीं पर इसकी बात नहीं करता है जो हमारे देश का कानून है, क्योंकि ये पूरी तरह से पर्सनल लॉ है और पर्सनल लॉ के जो दायरे के अंदर चीजें आती हैं उसके ऊपर आज की तारीख में भी इतने साल की आजादी के बाद भी हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो ऐसे में ये एक पूरी तरह से अगर मान लिया जाए जो जजेस की इससे पहले ऑब्जर्वेशन रही या जो सरकार का पक्ष रहा कि देखिए ये जो शरई अदालतें होती हैं या मौलवी साहब जब फतवा देखते हैं तो इनकी कोई भी लीगल बाइंडिंग वैल्यू नहीं है। ये दो पार्टीज के ऊपर है कि वो माने या ना माने। तो यही पोजीशन पहले भी थी। सवाल ये था कि क्या ये असंवैधानिक है, और असंवैधानिक है इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते हमारे सिस्टम में। लेकिन कोर्ट ने अभी तक जो साफ हो पा रहा है, ऑपरेटिव पोर्शन जो पढ़ा गया है अदालत में, ये नहीं कहा है कि ये असंवैधानिक है। उन्होंने कहा इसकी लीगल सैंक्टिटी नहीं है, यानी कि क्या माना जाए कि ये चलती हैं तो चलती रहेंगी और ये दोनों पार्टीज के बीच में है। अगर आप और मैं डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कहीं पर भी जाके मौलवी साहब से ये कुछ डिस्कशन करना है और वो अपना एडवाइजरी ओपिनियन, क्योंकि सरकार की तरफ से यूपीए सरकार उस वक्त थी, सरकार ने पक्ष ये रखा था कि एक तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है कि अगर इस तरह की दखल अंदाजी दी जाती है पर्सनल लॉ में मुस्लिम्स के, इस तरह की पैरेलल कोर्ट या शरई अदालतों को अगर कुछ कहा जाता है, या और दूसरा पक्ष उन्होंने ये रखा था ये एडवाइजरी इन नेचर है, यानी कि सिर्फ ये सलाह मशवरा है और दो पार्टीज के ऊपर होता है माने या ना माने। लेकिन हाँ ये भी सच है, इसकी एक पृष्ठभूमि है राशिद। हमने आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले एक गुड़िया का मामला आया था जो अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था, क्योंकि एक ऐसी लड़की थी जिसका उसके ही ससुर के ऊपर आरोप लगा कि उसने बलात्कार किया गुड़िया का। उसके बाद मौलवी साहब ने कहा कि नहीं तुम अपने पति को छोड़ दो और अपने ससुर के साथ रहो। एक और उड़ीसा का भी केस आया था जहां पर ट्रिपल तलाक हो गया, लेकिन शराब के नशे में पति था, उसने कहा मैं बीवी के साथ रहना चाहता हूं। लेकिन क्योंकि शरई कानून इस तरह से कहा जाता है, मौलवी साहब ने ये कहा कि नहीं महिला जो है वो दूसरी शादी करेगी, उसके बाद दोबारा इनके साथ शादी करेगी। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो एनोमलीज हैं, जिस तरह के फतवे आए, आपको याद होगा एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था राशिद। तो ये तमाम तरह की चीजों का जिक्र अदालत में याचिकाकर्ता ने अलग अलग समय पर किया। अब कुल मिला के स्थिति ये है, अगर कोर्ट के ऑर्डर को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा, लेकिन ये डिस्टिंक्शन, ये फाइन लाइन जरूर है कि कोर्ट ने फिलहाल जो अभी तक ऑर्डर समझ में आ रहा है उसमें ये कहा है कि शरई अदालतों को लीगल सैंक्टिटी नहीं है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि ये असंवैधानिक है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये दो पार्टीज के ऊपर है, उसमें कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। अगर दो पार्टीज चाहें या ना चाहें तो वो मान सकती हैं या नहीं मान सकती हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी समझने की है, लेकिन राशिद कुल मिला के ये ऐसा मामला नहीं है जो टेक्निकल लीगल क्वेश्चंस पे है। हमें ये समझना होगा कि जो नेता हैं वो अपनी सियासत इसी मुद्दे पर करते हैं, चाहे वो शाहबानो के केस से लेकर आज तक 1985 से लेकर आज तक बात हो, सियासत का ये बड़ा मुद्दा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बातें होती हैं तलवारें तन जाती हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं और मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूं कि जब ये जजमेंट आएगा, डिटेल में आएगा, जो हो सकता है कि 100 पन्नों से कम का ना हो, उसके अंदर कई चीजें हैं जो पहलू कहे गए हों और कई ऑब्जर्वेशंस, टिप्पणियां बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आंचल, ऐसा एक और बड़ी